हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, लेके आया हूँ जीएसटी के अमेंडमेंट्स। ठीक है, जीएसटी के अमेंडमेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं। और ये जो अमेंडमेंट्स मैं करवाने जा रहा हूँ, ये अमेंडमेंट्स आपके कौन से अमेंडमेंट्स हैं ये बच्चों, इस अमेंडमेंट्स के अंदर मैं आपको करवाने जा रहा हूँ फाइनेंस एक्ट 2021 प्लस नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स, जो कि नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स जो कि कब आए थे, नोटिफिकेशन सर्कुलर जो कि अप टू नवंबर 30 2021 तक आए थे, वो नोटिफिकेशन सर्कुलर है। इसका मतलब है ये उन बच्चों के लिए एग्जामिनेशन के आएगा जो उन बच्चों का एग्जाम मई 2022 में है। ठीक है, मैं इन अमेंडमेंट्स के ऊपर ही फोकस कर रहा हूं। इससे पहले जो दिसंबर 2020 के अमेंडमेंट्स थे वो तो आपको पढ़ने ही हैं, मतलब दिसंबर 2020 वाले अमेंडमेंट्स तो पहले निकल चुके हैं ना, हम उनकी बातें नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2021 प्लस नोटिफिकेशन सर्कुलर्स जो कि अप टू नवंबर 30 2021 तक आए थे। ठीक है, ये वो है जिन बच्चों ने एग्जाम सीए एग्जाम्स मई 2022 में देने हैं, तो उन बच्चों के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों जीएसटी के अमेंडमेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करें। तो अच्छा, एक और बात, टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरा ये पीडीएफ मिल जाएगा जो मैं आपको आज करवाने वाला हूं। प्लीज आप वो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। सीए स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया गया है, वो वाले चैनल को ही आपने लिंक पे क्लिक करना है और आपको वहां पे वीडियोज मिल जाएंगी, और इस वीडियो भी मिल जाएगी, इनफैक्ट पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी रिविजन्स और जो भी मैं चीजें लेके आऊंगा वो सब चीजें आपको वहीं मिलेंगी, तो मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं जीएसटी चैप्टर नंबर 2 के अमेंडमेंट्स के साथ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में तो कोई अमेंडमेंट है नहीं। चैप्टर नंबर 1 तो जीएसटी का बेसिक्स है, जीएसटी की इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग जीएसटी के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जीएसटी के डेफिशिएंसीज ऑफ ओल्ड वैट सिस्टम वगैरह वगैरह, तो उसमें तो कोई अमेंडमेंट नहीं है। हम बात करते हैं जीएसटी चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 पढ़ते हैं। और सेक्शन नंबर 7 याद है दोस्तों, स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 क्या पढ़ते हैं हम? स्कोप ऑफ सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई। नाउ एवरीवन, सप्लाई के अंदर क्या आता है, कुछ याद आ रहा है? इसके अंदर अमेंडमेंट आई है सेक्शन नंबर 7 में। और सप्लाई के अंदर क्या आता है, याद आ रहा है? सेक्शन नंबर 7(1)(a) कहता है कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। कुछ बातें याद आ रही हैं ये वाली? ये देखो 7(1)(a), ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, जिसके अंदर हम लोग 5 बातें निकल के आती है। क्या निकल के आती हैं 5 बातें? कि भाई सप्लाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? सप्लाई, और वो सॉरी, सप्लाई क्या होनी चाहिए? सप्लाई किसकी होनी चाहिए? सप्लाई गुड की या सर्विस की होनी चाहिए, है ना। सप्लाई गुड की या फिर सर्विस की होनी चाहिए, या फिर दोनों की होनी चाहिए, या फिर दोनों की होनी चाहिए, है ना। तो दूसरा हम लोग इसके अंदर मेन कंटेंट क्या निकाल के आते हैं कि सप्लाई टैक्सेबल होनी चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना। फोर्थ पॉइंट क्या होना चाहिए? बिजनेस होना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट बिजनेस होना जरूरी है। 5 पॉइंट टैक्सेबल पर्सन के थ्रू सप्लाई होगी, बाय टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई शुड बी बाय टैक्सेबल पर्सन। तो ये 5 बातें हम लोगों को समझ में आती है ना, ये 5 बातें हम लोग इस 7(1)(a) के अंदर अभी तक डिस्कस करते हुए आए हैं। और एक नया एक पॉइंट इंसर्ट कर दिया गया जो कि हम लोग इंटरप्रेट कर लेते थे, अपने आप ही इंटरप्रेट कर लेते थे कि हमें पता चल जाता था कि हाँ एक्चुअल में देखा जाए तो इसका मतलब यही है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग ये इंटरप्रिटेशन ले लेते थे कि हाँ इसके अंदर ये भी चीज़ कवर्ड होगी ही होगी, ऑब्वियस वाली बात है। बट यहाँ पर इस पॉइंट को स्पेसिफिकली डाला गया ताकि कोई भी डाउट ना रहे। क्या लाया गया? देखो, इन सीजीएसटी एक्ट 2017 in section 7 in subsection 1 after clause A the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1/7/17, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसको अमेंड कर दिया गया है। तो 1/7/17 से कहा, क्या क्लॉज डाल दिया गया? कोई भी तरह की एक्टिविटीज या कोई भी तरह की ट्रांजैक्शंस जो कि कोई पर्सन सप्लाई कर रहा है अदर देन एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नहीं है वो, इसका मतलब है कोई एसोसिएशन है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, ठीक है, कोई लोकल अथॉरिटी है, और वो प्रोवाइड कर रही है, कोई एक्टिविटीज कर रही है, किसके लिए? मेंबर्स के लिए। ठीक है, अपने मेंबर्स को वो कुछ एक्टिविटीज करके दे रही है, ट्रांजैक्शन करके दे रही है, और बदले में क्या लेती होगी? कैश या डेफर्ड पेमेंट या फिर कोई और वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अच्छा, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वाइसे वर्सा हो जाए। वाइसे वर्सा का मतलब ये हो गया कि मेंबर्स ने एक्टिविटीज की हैं या ट्रांजैक्शंस की हैं
किसके लिए, फर्म के लिए या फिर एसोसिएशन के लिए या लोकल अथॉरिटी के लिए, इज दैट क्लियर? और उसके बदले में क्या हुआ, कैश या डेफर्ड पेमेंट गवर्नमेंट ने कहा ये भी सप्लाई है। तो 7(1)(a) के अंदर, ये 7(1) के अंदर AA एक नया क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया और गवर्नमेंट ने कहा कि यस, अब से इस बात पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर मेंबर्स एसोसिएशन को या एसोसिएशन मेंबर्स को अगर कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शंस करती है और बदले में कैश का काम होता है या कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन होती है, तो ऐसे केस में यस, उसको सप्लाई माना जाएगा और उस पर GST लगाया जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट notwithstanding anything contained in any court of law for time being in force or any judgment, decree or order of any court or tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be the two separate persons. Basically वो ये कहना चाहते हैं कि ये बताना चाहते हैं कि persons अलग हैं, members अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। अगर ये एक दूसरे को कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन करके देते हैं तो yes, it is a supply। समझ में आ गई बात? एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन इंटर से मतलब आपस में शेल बी डीम टू बी टेकन प्लेस फ्रॉम वन सच पर्सन टू अनदर। इज दैट क्लियर? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना 7(1)(a) के अंदर बाय अ पर्सन, मतलब सप्लाई एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए करता है। तो ये बात बहुत जरूरी थी कि दो अलग अलग पर्सन होने चाहिए। अब ब्रांचेस को तो दो अलग अलग कर दिए हम लोगों ने, डिस्टिंक्ट पर्सन, जो हम लोग अलग से पढ़ते भी हैं डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन के अंदर, याद है? तो इसमें भी करना जरूरी था, तो गवर्नमेंट ने एक नया क्लॉज इंसर्ट कर दिया और ये बात क्लैरिफाई कर दी। ओके, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 3 बच्चों, सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10 कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 9 और 10 बिल्कुल क्लीन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 एग्जेम्पशन, सेक्शन नंबर 11। बच्चों याद है चैप्टर नंबर 4 जो है हम लोग एग्जेम्पशंस की एक लिस्ट पढ़ते थे, सेक्शन नंबर 11 पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशंस। तो गवर्नमेंट के पास पावर होती थी कि वो कुछ सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर सके या कुछ गुड्स को एग्जेम्प्ट कर सके GST से। तो वो गवर्नमेंट ने एक एग्जेम्पशन की लिस्ट बनाई थी और उस एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं। आओ जरा देख लेते हैं। Amendment in the list of services exempted from GST. Notification number 12/2017 dated 28 June 17 provides a list of services. ठीक है, with effect from 1/10/2021। आओ जरा देखें क्या लिखा है। 1/10/2021 से ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो गई है। The said listed exempted services has been amended। पहला अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशंस। अब इन्होंने कोई एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन थी उसी के अंदर कुछ चेंज किया। हाँ जी, तो अब जैसे 72 पॉइंट में लिखा हुआ है ये आपके सामने, ये आपको मेरे पेज नंबर 115 में मिलेगा बेटा। 3th पॉइंट जो हम लोग लिखते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट वाले में। अब उसके अंदर 72 नंबर में क्या लिखा है? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम विच फॉर विच टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी। टोटल मतलब 100% एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। तो सर्विसेज दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की को ही, और किसकी तरफ से? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या यूटी की तरफ से। जिसका टोटल खर्चा क्या किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या यूटी ने। गवर्नमेंट ने यहां पर यह बात बोली कि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल, स्टेट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 75%, 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल, स्टेट, यूटी, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। तो अब से ये बात बोली गई है 75% या ज्यादा। पहले लिखा था 100%, अब क्या लिखा है? 75% और मोर। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रही, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया है उसने, और वो ट्रेनिंग दे रही है अपने मेंबर्स को, अपने ऑफिसर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, और उस ट्रेनिंग के लिए उन्होंने किसी प्राइवेट एंटिटी की भी हेल्प ली है। अब प्राइवेट एंटिटी की अगर हेल्प ली है तो हो सकता है उसका भी कुछ उसने भी कुछ खर्चा किया हो। तो गवर्नमेंट ने कहा 75% या उससे ज्यादा का खर्चा अगर गवर्नमेंट ने किया है गवर्नमेंट को देने के लिए ही, तो ही हम इसको एग्जेम्प्ट करेंगे, वरना एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये है हमारा एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन के अंदर ही अमेंडमेंट। ठीक है, तो एक एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन थी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज वाली, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उस और वो वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, एक नया एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली बेटा, 61A। फॉलोइंग न्यू सर्विस हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CGST। सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया कॉन्टिग्यूअस स्टेट्स। तो बेसिकली पूरे इंडिया में जो भी ट्रक ऑपरेटर है, जो भी गुड कैरेज है, जो
उनको नेशनल परमिट अगर मिल गया है, नेशनल परमिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं। वो जो नेशनल परमिट के लिए भी जो ग्रांट की जाती है वो एक उसकी फीस होती है दोस्तों। वो जो फीस है वो फीस गवर्नमेंट ने कहा उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने कहा सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड कैरेज। तो अगर मैं उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कोई परमिट देता हूं कि वो दिल्ली से लेके क्या कहते हैं तमिलनाडु तक भी जा सकता है कोई ट्रक ऑपरेटर, ठीक है, ट्रक को लेके, तो उसको नेशनल परमिशन देनी पड़ती है और परमिशन के उसके पैसे लगते हैं। वो जो पैसे हैं उस पर जीएसटी लगता था, अब वो जीएसटी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा ये एग्जेम्प्ट है। इज दैट क्लियर? तो ये न्यू एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस किया। विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन दोस्तों, हाँ जी बच्चों, तो अब एक सर्विस ऐसी है जो कि विड्रॉ कर दी है गवर्नमेंट ने, एग्जेम्पशन से हटा दिया है गवर्नमेंट ने कहा उसके ऊपर अब जीएसटी लगेगा, पहले नहीं लगता था अब लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हुआ ये कि गवर्नमेंट ने देखा कि यार देखो हम लोग एक तरफ बोलते हैं कि जहां जहां गवर्नमेंट की तरफ से भी सर्विसेज होंगी तो वो भी जीएसटी के लिए लेविएबल हैं, तो जब गवर्नमेंट वाली सर्विसेज पे भी जीएसटी लेविएबल है तो ऐसी सर्विसेज पे जीएसटी लेविएबल क्यों नहीं है? हुआ ये कि एक आपने देखा होगा कि बहुत सारे एसेट्स को लीज पर दिया जाता है। पता है वो एसेट्स किसके होते हैं? वो होते हैं IRFC, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। अब इनके पास एसेट्स हैं, जैसे कि इनके पास फाइनेंस है, इनके पास ये पैसा लगाते हैं, किसके लिए पैसा लगाते हैं? इंडियन रेलवेज के लिए पैसा लगाते हैं। अब ये जो इंडियन रेलवेज है ना, ये इंडियन रेलवेज जो है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटी है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटी है। अब IRFC क्या करती है? इनको एसेट्स लीज पर देती है, ठीक है, और ये जो लीज पर देती है इसके लिए जो लीज प्रीमियम होता है वो लीज प्रीमियम जो था वो गवर्नमेंट ने अभी तक एग्जेम्प्ट कर रखा था, बट गवर्नमेंट ने कहा यार देखो दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, दोनों अलग अलग पर्सन हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर भी जीएसटी लगाया जाए। तो ये बात बिल्कुल सही निकली और गवर्नमेंट ने अब से इसको एग्जेम्पशन को हटा दिया है। So services of leasing of assets by IRFC to Indian Railways, now this is taxable. Parallel exemption from IGST have been extended to the supply of interstate services. तो interstate services में भी गवर्नमेंट ने ये बात बोल दी है कि ये चीज़ अब हटा दी गई है, पैरेलल एग्जेम्पशन वहाँ पर भी हटा दिया है और गवर्नमेंट ने इस एग्जेम्पशन को हटा दिया IRFC से। इंडियन रेलवेज को जो एसेट्स लीज पर दिए जाते थे वो अब से क्या होंगे? टैक्सेबल होंगे। समझ में आ गई बात? ये है हमारी चैप्टर नंबर 4 की अमेंडमेंट्स। बच्चों चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 जो कि सेक्शन नंबर 12, 13 और 15 हम लोग पढ़ते हैं, तो वो वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 वो हमारे उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है खास, जिसके अंदर हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं, तो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बच्चों वैसे तो देखा जाए तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर तो पहले भी अमेंडमेंट्स आई हैं, ठीक है, मतलब इससे पहले मतलब दिसंबर 2020 में जो अमेंडमेंट्स हम कर चुके हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, बट इसके बाद एक और अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 16 में आई है। पता है क्या? अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16। देखो जरा, सेक्शन 16 वही है बेटा जहां पे बताया जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की एलिजिबिलिटी और कंडीशंस रखी जाती हैं 16 में। इन सेक्शन 16 ऑफ द CGST एक्ट इन सबसेक्शन 2 यानी कंडीशंस वाले में ही आफ्टर क्लॉज A द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड, नेमली द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर टू इन क्लॉज A। मैं आपको एक बारी दिखाई देता हूं हम किसकी बात कर रहे हैं। 16, अब ये जो 16.2 है, इस 16.2 है उसके अंदर क्लॉज A है ना, ये क्लॉज A है, पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स, है ना। हम लोग टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स को हमें संभाल के रखना चाहिए, तभी हमें ITC मिलेगा, वरना हमें ITC नहीं मिलेगा, यही है ना बात। तो ये जो सेक्शन 16.2A है इसके अंदर एक नया पॉइंट इंसर्ट कर दिया। देखो, द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइसेस और डेबिट नोट रेफर टू इन क्लॉज A हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर। तो ये जो डिटेल्स हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो डिटेल्स हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर invoice issued by supplier of goods or services, invoice issued by recipient under reverse charge, debit note issued by supplier, bill of entry or similar document prescribed under Customs Act, revise invoice, document issued by ISD। ये जो 6 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, इन 6 पॉइंट्स के अंदर एक यहाँ पे ये बात की गई है कि आपको द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर्ड इन क्लॉज A, ये जो क्लॉज A के अंदर ये जो डेबिट नोट्स और इनवॉइस की बात की गई है, दैट हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 37। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये डिटेल्स यहाँ पर वो ये मेंशन करना चाहते हैं क्लॉज AA में, यहाँ पर
यहां पर कह सकता हूं मैं क्लॉज डबल ए, जहां पर वो ये बात लिखना चाहते हैं कि जो भी इनवॉइस और डेबिट नोट्स की डिटेल्स हैं, जो भी आप डाल रहे हो, है ना, वो डिटेल्स वो आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, आप रेसिपिएंट हो, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर्ड इन क्लॉज ए हैज बीन फर्निश्ड टू द सप्लायर एज वेल। ये डिटेल्स सप्लायर के पास भी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, तो वो जो अपनी जीएसटी रिटर्न भरेगा GSTR1, वहां पर ये डिटेल्स को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? इनवॉइस को, डेबिट नोट को। ये बात हमें पता है वैसे तो, बट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इस पॉइंट को इंक्लूड किया है और कहा इनवॉइस को और डेबिट नोट को, जो भी डिटेल्स हैं ये वाली, ये अपनी स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज यानी GSTR1 में मेंशन करेंगे। एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट इन द मैनर एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 37। क्योंकि हमें पता है कि ITC मिलता कैसे है दोस्तों, GSTR1 में जब सप्लायर इंफॉर्मेशन दिखाता है ना, GSTR1 में जब सप्लायर इंफॉर्मेशन दिखाता है, दूसरी तरफ रेसिपिएंट GSTR2 में उनकी डिटेल्स का, उसका क्रेडिट क्लेम करता है, उनका क्रेडिट क्लेम करता है। GSTR1 में जब वो डिटेल्स दिखाएगा ना, GSTR2 में ऑटोमेटिकली ये शो होगा कि आपको आपका कुछ क्रेडिट बनता था, तो वो जो क्रेडिट है वो एक्सेप्ट करेगा और फिर जब रेसिपिएंट अपना GST पे करने की बात होगी तो वो क्रेडिट को एडजस्ट करके ही अपना अमाउंट पे करेगा। तो बेसिकली ये सब चीजें वो यहां पे ये कहना चाहते हैं कि देखो डिटेल्स जो है वो मेंशन होनी जरूरी है, ठीक है, इनवॉइस की और डेबिट नोट्स की। कहां पे? GSTR1 के अंदर। ओके सर, GSTR1 के अंदर, बस सिंपल सी बात है, इतनी बात बस काफी है। GSTR1 के अंदर डिटेल्स ऑफ जो इनवॉइस है और डेबिट नोट है वो बताना जरूरी है। ओके, तभी रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा, है ना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, रजिस्ट्रेशन। बच्चों इस चैप्टर के अंदर भी कोई अमेंडमेंट आई है? वैसे तो मैं बताऊं, अगर दिसंबर 2020 के लिए जो अमेंडमेंट थी, नवंबर 2020 दिसंबर 2020, उनके ऊपर बहुत सारी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुई थी, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर क्या अमेंडमेंट आई हैं हम वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2021 में आई हैं और नोटिफिकेशन सर्कुलर्स में आई हैं, तो वो देख लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन परमिटेड बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम। बच्चों याद आ रहा है आपको, हम लोग पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर सेक्शन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये जो 29 और 30 था ये क्या था? कैंसलेशन और रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। याद आ रहा है? ये जो रिवोकेशन है वो क्या मतलब क्या है कि मेरे को जो कैंसलेशन मेरी हुई है, मैं उसकी रेवोकेशन की एप्लीकेशन डालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरी कैंसलेशन रिवोक हो जाए और मतलब मैं वापस रजिस्टर्ड ही माना जाऊं। तो अगर आप रेवोकेशन चाहते हो तो गवर्नमेंट ने आपके लिए टाइम लिमिट बढ़ा दी है। कहा एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर द रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ अ रजिस्ट्रेशन बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, कहा गया with effect from 1/1/2021, proviso to section 31 of the CGST Act was substituted to the period permit the extension of the time limit for filing an application for revocation of cancellation of the registration by a registered person. Accordingly, the time limit for filing of application for revocation of 30 days from the date of service of the order of cancellation of registration may, on sufficient cause being shown and for reason to be recorded in writing, be extended by an additional commissioner or joint commissioner as the case may be for a period not exceeding 30 days. So basically कहा गया कि अगर आप चाहते हो कि आपकी रजिस्ट्रेशन वापस रिवोक हो जाए, कैंसलेशन को रिवोक कर दिया जाए, तो ऐसे केस में आपके पास 30 दिन का टाइम है। आपको 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन भरनी है। अगर आपने 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन नहीं भरी तब भी आपको एक्सटेंड किया जा सकता है और 30 दिन एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर के द्वारा। समझ में आया? तो आपको रिक्वेस्ट करनी होगी एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर के द्वारा, और अगर उनको लगा कि आपके पास एक वैलिड रीजंस हैं तो ऐसे केस में वो आपको 30 डेज की और एक्सटेंशन दे सकते हैं कि हाँ रेवोकेशन आप और 30 डेज के आपके पास, मतलब टोटल 60 दिन का टाइम हो जाएगा। और कमिश्नर भी इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकता है बाय कमिश्नर फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, यानी टोटल 90 डेज हो जाएगा बच्चों फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। तो ये जो क्लॉज ए में 30 डेज दिया तो 30 तो ऑलरेडी है ही है, 30 और हो जाएगा एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर ने अगर बोल दिया तो, ठीक है, और 30 और हो सकता है, यानी टोटल 90 डेज की एक्सटेंशन मिल सकती है आपको अगर कमिश्नर ने बोल दिया तो। समझ में आ गई बात? Consequently, Rule 23(1) of the CGST rules has been suitably amended to give the effect to the aforesaid amendment. Amended to 23(1) reads as follows.
A registered person whose registration is cancelled by PO on his own motion may submit an application for revocation of cancellation of registration in the prescribed form to such PO within the period। अब ये उस अमेंडेड की लैंग्वेज बता रहा है, ठीक है, ये अमेंडमेंट की लैंग्वेज बता रहा है। मैं आपको बता चुका हूं अमेंडमेंट क्या ही है, अब उसके अंदर लैंग्वेज में क्या चेंज आया वो मैं बता रहा हूं। एक रजिस्टर्ड पर्सन whose registration is cancelled by PO on his own motion may submit an application for revocation of cancellation of registration in the prescribed form to such PO within a period of 30 days from the date of service of the order of cancellation of registration। ठीक है, समझ में आता है सर, यहां तक तो सब कुछ सेम था। और विद इन सच टाइम पीरियड एज मे बी एक्सटेंडेड बाय एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर। कितना दिन? 30 दिन और। ओके, और द कमिश्नर एज द केस मे बी इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स प्रोवाइडेड इन द प्रोवाइजो टू सेक्शन 31। अब क्या पावर्स दी गई हैं? एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर को बोला गया कि 30 दिन तक का और एक्सटेंशन दे सकते हो, और कमिश्नर को बोला गया आप 30 दिन और एक्सटेंशन दे सकते हो जो एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर को दिया है। समझ में आ गई बात? तो टोटल एक्सटेंशन 90 डेज की पॉसिबल है। समझ में आ गई बात? ये एक पॉइंट नया आया है। ओके सर, चैप्टर नंबर 8 की अमेंडमेंट की बात करते हैं। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेक्शन नंबर 31, जिसमें हम लोग बहुत सारे टैक्स इनवॉइस के बारे में बात करते हैं ना, 31, 32, 33, 34। अब इसके अंदर ई इनवॉइसिंग जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट ने अपने ऊपर से हटा दिया है इसको, लोकल अथॉरिटीज के ऊपर हटा दिया। ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी था पहले, बट गवर्नमेंट ने कहा अब से ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। Invoicing is mandatory for the persons notified with notification number 13/2020 dated 21st March 2020 as amended. As per the notification, all the registered businesses with an aggregate turnover in preceding financial year 17-18 onwards, जिसकी टर्नओवर 17-18 के बाद से प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, उनको they are required to issue e-invoices. They are required to issue e-invoices except कौन ई इनवॉइसेस नहीं बना सकता? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बना सकते, SEZ। नंबर 2, इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते। नंबर 3, GTA सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन गुड कैरेज नहीं बना सकते। ओके, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नहीं बना सकते। पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म या मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, इनको बोल दिया गया इनका ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। इनको बोला गया इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। कह रहा है ये लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हैं उनको बोला गया कि दे आर नॉट मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइसेस, चाहे तो बनाए चाहे तो ना बनाए। इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी को बोल दिया गया इनको बनाने की जरूरत नहीं है। GTS को बोल दिया गया ओके। सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बस वाले जो हो गए उनको भी बोल दिया गया, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में ओला उबर भी आ गई ओके। पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, यानी मूवी में, मूवी थिएटर्स की बात हो रही है तो उनके लिए जो टिकट्स हैं वो भी अगर ई इनवॉइसिंग नहीं करना चाहते हैं तो वो भी चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। तो इनको बोल दिया गया कि इनवॉइसिंग इनके लिए जरूरी नहीं है। Said notification has been amended to exempt government department and local authority also from the mandatory requirement of e-invoicing। अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमें भी इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, नहीं जी हम भी यहां से एग्जेम्प्ट हैं। तो गवर्नमेंट ने अपने आप को सबसे पहले डाला ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्प्ट करने के लिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हटा दिया गया, लोकल अथॉरिटी हटा दी गई। समझ में आ गई बात? ये दोनों ऑलरेडी अब ई इनवॉइसिंग में से इनको भी अब मैंडेटरी नहीं है। तो बताओ किन किन को इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन वालों को मैंडेटरी नहीं है, इंश्योरर बैंकिंग कंपनी वालों को मैंडेटरी नहीं है, GTS सर्विसेज वालों को मैंडेटरी नहीं है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वालों को मैंडेटरी नहीं है, जो मूवी थिएटर्स वाले सिनेमा हॉल्स हैं उनको भी मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा जो नया अमेंडमेंट आया है वो ये कि गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा कोई सर्विसेज दी जाए या लोकल अथॉरिटी अगर सर्विसेज देती है तो ये भी एग्जेम्प्ट है ई इनवॉइसिंग के लिए। समझ में आ गई बात? ई इनवॉइसिंग ओके सर, आगे आ जाओ। ई वे बिल्स जनरेशन फैसिलिटी टू बी ब्लॉक्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड पर्संस। तो बच्चों ये डिफॉल्टिंग के लिए रूल 138 ई वे बिल के अंदर क्या था मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ये देखो, ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी। एक्चुअल में अमेंडमेंट जो आई है वो इस ई वे बिल से रिलेटेड आई है, जो ई वे बिल में हम ब्लॉक कर देते थे उन लोगों को जो लोग डिफ़ॉल्टर्स होते थे, जो लोग कुछ रीजंस की वजह से 138 ई के अंदर गवर्नमेंट की नज़रों में डिफ़ॉल्टर्स कहलाए जाते थे। और अगर डिफ़ॉल्टर्स हैं तो उनको बोला जाता था ई वे बिल वो नहीं बना सकते।
तो ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल था क्या? ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी मींस डिसेबलिंग अ टैक्स पेयर फ्रॉम जनरेटिंग द ई वे बिल. अ यूजर विल नॉट बी एबल टू जनरेट ई वे बिल फॉर जीएसटी टिन इफ द सेड जीएसटी टिन इज नॉट एलिजिबल फॉर ई वे बिल जनरेशन एज पर रूल 138E. Now, the GST tin of the such blocked taxpayers cannot be used to generate the e-way bill either as consignor or as consignee. तो एक्चुअल में शुरुआत से ये बात लिखी गई थी कि कंसाइनर भी ई वे बिल नहीं बना पाएगा, कंसाइनी भी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दिखा पाएगा ई वे बिल के अंदर. So as per rule 138E, no person including consignor, consignee, transporter, e-commerce operator, courier agency shall not be allowed to furnish the information in part A of GST form EWB 01 in respect of the following registered persons whether as a supplier or recipient. अगर supplier या recipient इन चारों में से किसी भी एक केस में फंस गया ना, तो ऐसे केस में हम उसको डिफॉल्टर बोलेंगे, और डिफॉल्टर बोलेंगे तो वो ई वे बिल नहीं बना पाएंगे, सप्लायर रेसिपिएंट दोनों के लिए. कौन लोग? अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले बंदे हैं और अगर उन्होंने 2 क्वार्टर्स तक सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे नहीं किया है, यानी जीएसटी पे नहीं किया है 2 क्वार्टर का, तो ऐसे केस में हम उसको डिफॉल्टर मानेंगे. दो टैक्स पीरियड तक, 2 टैक्स पीरियड यानी 2 महीने तक, अगर मैं नॉर्मल रेगुलर टैक्स पेइंग वाले लोगों की बात करूं, कॉम्पोजिशन से हटा दूं, तो 2 टैक्स पीरियड तक, कंसेक्यूटिवली 2 टैक्स पीरियड तक अगर उसने अपनी रिटर्न नहीं भरी है, तो ऐसे केस में भी गवर्नमेंट क्या कहता है, हम उसको डिफॉल्टर्स मानेंगे. अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड जीएसटीआर 1, अगर उसने जीएसटीआर 1 नहीं भरा है 2 महीने से, तो भी हम लोग उसको क्या डिफॉल्टर मानेंगे. अ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, जिसको रजिस्ट्रेशन उसकी पहले ही सस्पेंड कर दी गई है, गवर्नमेंट ने कहा हम उसको डिफॉल्टर मानेंगे. और डिफॉल्टर्स चाहे वो सप्लायर हो चाहे वो रेसिपिएंट, गवर्नमेंट ने कहा था ई वे बिल नहीं बना पाएंगे. समझ में आ गई बात? अब देखो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट निकाली और सोचा कि यार हम बार बार रेसिपिएंट के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं, हमें तो सप्लायर पे फोकस करना चाहिए ना, कि सप्लायर डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए. तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया अमेंडमेंट निकाला और कहा रूल 138E ऑफ द सीजीएसटी रूल्स कंटेनिंग प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी डिसेबलिंग द जनरेशन ऑफ ई-वे बिल. अर्लियर अ यूजर वाज नॉट एबल टू जनरेट ई-वे बिल फॉर जीएसटी टिन इफ द सेड जीएसटी टिन वाज नॉट एलिजिबल फॉर ई-वे बिल जनरेशन इन द टर्म्स ऑफ रूल 138E. It implies that GST tin of the such blocked taxpayers could not be used to generate the e-way bills neither as supplier nor as recipient. Supplier भी नहीं और recipient भी नहीं. तो अभी तक ऐसा ही चल रहा था, ना ही वो दोनों e-way bill नहीं बना पाते थे. बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे अमेंडमेंट डाली और कहा said rule has been amended to relax such restriction. Blocking of GST tin for e-way bill generation would only be for a defaulting supplier, not for recipient and not for recipient or transporter. गवर्नमेंट ने कहा कि रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर उस सप्लायर की वजह से क्यों भुगते हैं. सस्पेंडेड जीएसटी टिन कैन नॉट जनरेट ई-वे बिल एज सप्लायर, बात बिल्कुल सही है. हाउएवर द सस्पेंडेड जीएसटी टिन कैन गेट द ई-वे बिल जनरेटेड एज अ रेसिपिएंट. तो वो जो सस्पेंडेड जीएसटी टिन है जिसको रूल 138E में डिफॉल्टर कहलाया गया है, वो रेसिपिएंट जो है वो ई-वे बिल जनरेट कर सकता है or as a transporter. In other words, e-way bill generation facility is blocked only in respect of an outward movement of the goods. मतलब outward movement के लिए है of the registered person who is not eligible for e-way bill generation under rule 138E. E-way bills can be generated in respect of inward supplies of the said registered person. यानी परचेज के लिए e-way bill बनाया जा सकता है, सप्लाई के लिए e-way bill नहीं बनाया जा सकता अगर सप्लायर डिफॉल्टर है. परचेज के लिए e-way bill बनाया जा सकता है. मेरी बात समझ में आ गई बात? हाँ जी. अब जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्तों, एक शॉपकीपर है जो कि पेन बेच रहा है 100 रुपए का बायर को, और आफ्टर दिस सेल द पेन बिलोंग्स टू द बायर एंड शॉपकीपर डज नॉट हैव राइट ऑन द पेन. तो उसका कोई राइट नहीं है शॉपकीपर का. ऑब्वियसली दिस इज अ ट्रांजैक्शन फॉर सेल. अब ऐसे केस में मैं एग्जांपल है जैसे कि मिस्टर ए अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम इन दिल्ली, ठीक है, वो रेगुलर स्कीम में पे करता है, हैज नॉट फाइल्ड जीएसटीआर 1 फॉर कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स. 2 महीने से उसने जीएसटीआर 1 नहीं भरा, ठीक है, वो डिफॉल्टर हो गया. ओके. मिस्टर बी जो कि हरियाणा का है, अ रेगुलर रिटर्न फाइलर जिसने हर बार रिटर्न भरी है, वांट्स टू जनरेट एन ई-वे बिल फॉर गुड सप्लाइड टू मिस्टर ए. तो बेसिकली हुआ ये है कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कुछ गुड सप्लाई किए हैं. यही मान लेते हैं ये मिस्टर बी शॉपकीपर है, ठीक है, और ये मिस्टर ए एक कस्टमर है, ठीक है. अब हुआ ये कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को जब ये गुड्स सप्लाई किए हैं, और मिस्टर बी क्या चाहता है कि वो ई-वे बिल बनाना, और ए ई-वे बिल जो है वो नहीं बना सकता. क्यों नहीं बना सकता? ये पहली बात, ये रेसिपिएंट है. बट अगर मैं पुराने प्रोविजंस के हिसाब से देखूं ना, तो रेसिपिएंट को भी गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि ई-वे बिल नहीं बना सकता, है ना. इन द टर्म्स ऑफ अमेंडेड पोजीशन यहाँ पे लिखा ना, मिस्टर बी वुड नॉट हैव बीन एबल टू जनरेट एन ई-वे बिल विद मिस्टर ए's जीएसटी.
क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि पहले के कानून में ये अगर ये भी डिफॉल्टर है, ये भी अगर डिफॉल्टर है, तो गवर्नमेंट ने बोला था ये मिस्टर बी ईवे बिल नहीं बना पाएगा। बट अब क्लियर है, गवर्नमेंट ने कहा अगर ये डिफॉल्टर नहीं है ना, मिस्टर बी यानी सप्लायर डिफॉल्टर नहीं है ना, तो ये ईवे बिल बना सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रेसिपिएंट डिफॉल्टर है या नहीं। लिखा है इन टर्म्स ऑफ द अमेंडेड पोजीशन ऑफ द लॉ देयर विल बी नो मोर रिस्ट्रिक्शन इन जनरेटिंग द ईवे बिल एज मिस्टर बी हु इज मेकिंग एन आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज अ रेगुलर रिटर्न फाइलर। Is that clear? Mr. A wants to generate an e-way bill in respect of outward supply of goods to Mr. H. ठीक है, Mr. H, e-way bill generation is blocked in the case of outward movement of goods of Mr. A who has not filed GSTR1 for past 2 months. अब Mr. A ना आगे Mr. A जो है आगे किसी को गुड्स सप्लाई करना चाहता है Mr. H को, ठीक है, और Mr. H को आउटवर्ड मूवमेंट करना चाहता है। अब वो क्या ई-वे बिल बना सकता है? मिस्टर ए ई-वे बिल नहीं बना पाएगा क्योंकि वो एक डिफॉल्टर सप्लायर है, और डिफॉल्टर सप्लायर के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही मना कर दिया। समझ में आ गई बात? रेसिपिएंट्स के लिए मना नहीं किया, सप्लायर के लिए मना किया। तो अमेंडमेंट ये है कि पहले दोनों में से कोई भी एक हो जाते थे तो ई-वे बिल नहीं बन पाते थे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला अगर सप्लायर डिफॉल्टर है तो ही ई-वे बिल वो नहीं बना पाएगा, अगर रेसिपिएंट डिफॉल्टर है, सप्लायर नहीं है, तो अब ई-वे बिल बन सकता है। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? तो एक तो ये अमेंडमेंट है। हाँ जी, तो एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है चैप्टर नंबर 9 में, पेमेंट ऑफ टैक्स, सेक्शन नंबर 49, सेक्शन नंबर 50। बच्चों सेक्शन नंबर 50 के अंदर इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स याद है सबको? इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, उसके अंदर कुछ वर्डिंग्स में चेंजेस आए हैं, ठीक है। और उसमें ये बोल दिया गया है कि भाई जो पेमेंट है, जो हम लोग मतलब मेरे को नहीं लगता वो कोई अमेंडमेंट है खास, तो आपको बस ये मैं आपको वर्ड्स बता देता हूँ जो वर्ड में हेरा फेरी हुई है, बाकी सब एज इट इज है दोस्तों। यहाँ पे लेविड की जगह पे वर्ड आ गया है पेबल, और ऑन दैट पोर्शन ऑफ द टैक्स विच इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आप लोग तो जानते ही है ना कि इंटरेस्ट की पेमेंट आपको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करनी है ना, आप क्रेडिट लेजर से तो पे कर ही नहीं सकते। तो बाकी सब कुछ सेम ही है, कानून यही है, ये पहले वाला है, ये देखो ये पहले वाली बात लिखी हुई है। लेविड की जगह पे पेबल वर्ड आ गया, बस दैट्स इट। क्योंकि वो एक जगह पेबल बोल रहा है, एक जगह लेविड बोल रहा है, लेविड कैसे हो सकता है? लेवी नहीं है, टैक्स थोड़ी ना है, तो इसलिए वर्ड बोल दिया गया पेबल। दैट शुड बी पेबल ऑन दैट पोर्शन ऑफ टैक्स विच इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। दैट्स इट। समझ में आ गई बात? सो ये वाला पॉइंट है, और एक चैप्टर नंबर 9 में, और इसके अलावा एक चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। 35 का सबसेक्शन 5 जो है ना वो ओमिट ही कर दिया गया, 35 का 5 जो है ओमिट कर दिया गया। 35 का 5 पता है क्या था? दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट शैल गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। बेसिकली ऑडिट वाला सेक्शन है दोस्तों, ऑडिट वाला सेक्शन डिलीट हो गया है, ठीक है। अब आपको पता है वैसे कि अब कंपलसरी ऑडिट खत्म हो गई है, जीएसटी के अंदर पहले ऑडिट होती थी, अब खत्म हो गई है, अब से कोई ऑडिट वगैरह नहीं होगी, ये सेक्शन ही डिलीट कर दिया है 35(5). हाँ जी, अब देखते हैं जरा सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू सेक्शन, सेक्शन नंबर 44। तो एक तो ऑडिट वाला सेक्शन डिलीट हो गया, अब कोई ऑडिट वगैरह नहीं होगी, ठीक है। अब से एक सेक्शन नंबर 44 है। सेक्शन नंबर 44 में फॉर द सेक्शन 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में चेंजेस किए गए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सेक्शन नंबर 44 कहाँ पे, और वहाँ पे एनुअल रिटर्न में एक अमेंडमेंट आई है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एनुअल रिटर्न साल में एक बार ही भरनी होती है, याद आ रहा है आपको? 44 सेक्शन के अंदर वो एनुअल रिटर्न के बारे में बात की गई थी, ये रहा आपके सामने, ठीक है, जो मेरे नोट्स में है। कह रहा है एनुअल रिटर्न में एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन आईएसडी, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर 51, 52 यानी टीडीएस टीसीएस वाले काटने वाले लोग, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न विच में इंक्लूड, मतलब इनको छोड़ के आईएसडी नहीं भर सकता एनुअल रिटर्न, टीडीएस टीसीएस वाले लोग नहीं भर सकते, सीटीपी नहीं भर सकता, एनआरटीपी नहीं भर सकता। शैल फर्निश द एनुअल रिटर्न विच में इंक्लूड अ सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जरा लैंग्वेज देखेंगे, ऐसी बात यहां पर नहीं लिखी गई, ठीक है। अब यहां पे बोला गया कि आपको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द वैल्यूज ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश्ड बाय फाइनेंशियल ईयर विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली विद इन द सच टाइम एंड इन सच फॉर्म इन एज such manner as may be prescribed, provided that the commissioner may on the recommendation of council by notification exempt any class of the registered person from filing the annual return। ठीक है, किसी को भी गवर्नमेंट कमिश्नर के पास पावर है, किसी को भी वो एनुअल रिटर्न से क्या कर सकता है, एग्जेम्प्ट कर सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं लगता, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं लगता, लोकल अथॉरिटी के ऊपर नहीं लगता, हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑडिट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड बाय द सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके ऑडिट करता है, और एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ लोकल अथॉरिटी अंडर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन।
सो बेसिकली गवर्नमेंट ने एनुअल रिटर्न्स के अंदर हल्के फुल्के चेंजेस किए हैं। बस आपको बस ये बात याद रखनी है कि एनुअल रिटर्न कौन भर सकता है, कौन भर सकता है? हर एक इंसान भरेगा, अदर देन आईएसडी, अदर देन अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर टीडीएस, टीसीएस, सीटीपी हो गया, एनआरटीपी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी हैं सबको भरना पड़ेगा। कैसे भरना है? सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट चाहिए, यानी उनकी खुद की सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होनी चाहिए। रिकंसाइलिंग द वैल्यूज ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न, जो सप्लाईज उन्होंने रिटर्न के अंदर दिखाया और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है सेम होना चाहिए, है ना। और विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली, वो चीज़ सेम होनी जरूरी है, उसी को रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। और कमिश्नर चाहे तो वो अपनी रिकमेंडेशन पर वो किसी को भी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न से एग्जेम्प्ट कर सकता है। और ये बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, ठीक है जी। तो बेसिकली एनुअल रिटर्न इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। जिनकी ऑडिट सेक्शन 44 में, जिनकी ऑडिट सीएजी करते हैं, जिनकी ऑडिट सीएजी करते हैं। एक और अमेंडमेंट है, that maximum late fees payable under section 47 for delayed payment of forms of GSTR 1, 3B, ठीक है। ये डिलेड पेमेंट के लिए एक लेट फी होती थी ना, ये लेट फी जो है उसको चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने। सेक्शन 47 ऑफ द CGST स्टिपुलेट्स द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ एनुअल फाइलिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स। स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज यानी GSTR 1 की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 3B की बात हो रही है और यहाँ पे फाइनल रिटर्न की बात हो रही है। फाइनल रिटर्न हो गया आपका 10। तो एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल बाय सच पर्सन अंडर द रिस्पेक्टिव SGST, UTGST एक्ट एज वेल। पेनल्टी लेविएबल अंडर IGST एक्ट शेल बी सम टोटल ऑफ द पेनल्टीज लेविएबल अंडर CGST एंड SGST एक्ट, ठीक है। और द लेट फी कैन बी वेव्ड ऑफ, ये बातें तो पहले से ही लिखी हुई हैं जो लिखी हुई है। द लेट फी कैन बी वेव्ड ऑफ partially or fully by the central government. Consequently, since inception of GST law, late fees being regularly waived off by the central government either partially or fully. तो रिटर्न्स लेट भरने की वजह से एक लेट फी लगती थी और गवर्नमेंट बहुत टाइम से इसको लेट फी को अवॉइड ही करती रही है, ठीक है। बट अब, ठीक है, अब से उन्होंने कुछ और रैशनलाइज कर दिया इस बात को और कहा कि नहीं जी अब हम लोग डिले नहीं करेंगे, अब हम लेट फी लगाएंगे। फॉर द टैक्स पीरियड जून 21 ऑनवर्ड्स और क्वार्टर एंडिंग जून 21 or financial year 2021 onwards, as the case may be, late fee for delayed filing of form GSTR 1, 3B and 4 has been rationalized. तो उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब अब हम आपको बताएंगे कि 1, 3B और 4 अगर आप नहीं भरोगे, टाइम पर नहीं भरोगे तो आपके साथ क्या होगा। तो आओ जरा देखें। फॉर डिले इन फाइलिंग GSTR 1 एंड 3B, अब डिले इन फाइलिंग GSTR 1, 3B उसका टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी क्या है? ये देखो, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन who have nil outward supplies in the tax period whose total amount of the tax payable in GSTR 3B is nil, जिनका GSTR 3B nil है तो उनको भी क्या लेट फी भरनी पड़ती है अगर उन्होंने nil रिटर्न नहीं दिखाई तो? यस, गवर्नमेंट ने कहा इनको भी लेट फी भरनी पड़ेगी। पता है कितनी? 500 रुपये, 250 रुपये ईच, CGST 250 SGST, तो इनको भी लेट फी भरनी पड़ेगी। ओके सर, मतलब उनको भी भरनी पड़ेगी जिनका nil GSTR 3B है। ओके, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर इनका नील GSTR 3B है, चाहे इनको पेमेंट नहीं करनी, स्टिल इनको आउटवर्ड सप्लाईज में तो रिटर्न दिखानी ही दिखानी है। रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव नील आउटवर्ड सप्लाईज दैट यू शुड शो द आउटवर्ड सप्लाईज, उनके अंदर जीरो ही आउटवर्ड सप्लाई, चाहे जीरो ही दिखाओ बट रिटर्न जरूर भरो। रिटर्न नहीं भरी तो 500 रुपए की लेट फी लगेगी। क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो कि इसमें नहीं कवर होते, मतलब नील नहीं है, मतलब अमाउंट बनता है उनका। अगर अमाउंट बनता है तो ऐसे केस में दो तरह के लोग आते हैं, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक की है, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक की है, या फिर जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ तक की है। जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक की है उनके लिए लेट फी है 2000, और जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ तक की है उनकी लेट फी है 5000। क्या समझे? 2000 रुपये लेट फी लगेगी या फिर 5000 रुपये लगेगी। ये बात समझ में आती है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे रजिस्टर्ड पर्संस अदर देन 1 and 2, यानी मतलब अमाउंट जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, बेसिकली कह सकते हैं 5 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि क्लॉज 1 में तो 1.5 करोड़ तक वालों को बोला गया और 1.5 से लेके 5 करोड़ वालों तक का बोला गया। यहां पे बोला गया एक्सीडिंग 5 करोड़, क्या बोल सकते हैं? एक्सीडिंग 5 करोड़, उनके लिए बोल दिया गया लेट फी वो है जो कि स्पेसिफाइड है सेक्शन नंबर 47 में। अब 47 में क्या लेट फी स्पेसिफाई की गई है वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। लेट फी 47 सेक्शन में क्या स्पेसिफाई की है? 100 रुपए पर डे विच कंटिन्यूज, यही है ना 47 सेक्शन के अंदर, यही है लेट फी। हाँ जी, 100 रुपए पर डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज और 0.25% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर। तो बेसिकली ये रहेगी उनकी लेट फी, ठीक है, ये उनकी लेट फी रहेगी जिन लोगों की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। तो ध्यान से समझते हैं।
तीन तरह के रजिस्टर्ड पर्सन हो गए। एक रजिस्टर्ड पर्सन वो हो गए जिनकी निल लाइबिलिटी बनती है, उनको बोला गया 500 रुपए की लेट फी। अच्छा, अगर हम बात करें रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक की है, तो उनके लिए बोला गया लेट फी कितनी, 2000 रुपए, ठीक है। और जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ तक की है, उनके लिए बोला गया 5000 रुपए। अच्छा, फिर इसके बाद ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी 1 और 2 में दोनों में ही नहीं आते, तो वहां पर आ जाएगा लेट फी एज पर सेक्शन 47, जहां पे बोला गया 100 पर डे और 0.25% ऑफ टर्नओवर, व्हिचएवर इज लेस। समझ में आ गई बात? तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। फॉर डिलेड इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 4, अगर आप जीएसटीआर 4 डिले करते हो, जीएसटीआर 4 याद है कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए रिटर्न, अगर जीएसटीआर 4 डिले करते हो तो ऐसे केस में क्या है, तो गवर्नमेंट ने कहा वे टोटल टैक्स पेबल इन जीएसटीआर 4, ठीक है, जहां पे टोटल टैक्स कुछ ना कुछ पेबल है, बेसिकली कुछ ना कुछ पेबल है। अगर कुछ पेबल है इन जीएसटीआर 4 तो 500 रुपए की लेट फी लगेगी। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज कवर्ड इन 1 अबव, जो फर्स्ट पॉइंट में नहीं आते, सॉरी यहां पर मेरे से गलती हो गई है, द टोटल टैक्स इज निल पेबल होना चाहिए। ये निल पेबल होंगे, निल पेबल होगा तो 500 रुपए की लेट फी, और अगर कुछ मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट होगा तो 2000 रुपए की लेट फी, ऐसा होगा, ठीक है। ये निल पेबल है या फिर अमाउंट होगा। अगर निल पेबल है तो भी लेट फी लगेगी 500 रुपए की, और अगर निल पेबल नहीं है मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट है तो 2000 रुपए की लेट फी लगेगी। That's it. एक और पॉइंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय द स्पेसिफाइड प्रोफेशनल डन अवे विद। गवर्नमेंट ने सेक्शन 44 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो क्या लिखा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/8/2021 सेक्शन 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड सो एज टू रिमूव द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ड्यूली ऑडिटेड बाय अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। पहले स्पेसिफाइड प्रोफेशनल से सर्टिफिकेशन होती थी ना, अब क्या वर्ड लिख दिए गए, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सिर्फ फर्क ये है। और ये बात मैंने पहले भी बता दी आपको, ये वाली लैंग्वेज में पहले पढ़ा चुका हूं, सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात हो गई है। अब पहले क्या होता था, ये प्रोफेशनल सर्टिफाई करेगा, यानी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा या कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा। तो अब जो है इसको यहां पे सर्टिफिकेशन हटा दी गई है, तो अब यहां पे सेल्फ सर्टिफिकेशन इज एनफ। Is that clear? अगर कमिश्नर, हाउएवर कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट चाहिए, बाकी सारे पॉइंट्स तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिए। ये वही पॉइंट्स हैं बेटा, सारा वही पॉइंट है, सिर्फ ये बताया गया एक नई अमेंडमेंट क्या कि स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की जगह सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ गई है। दैट्स इट, ठीक है जी। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। जीएसटी नोटिफिकेशन, जीएसटी अमेंडमेंट्स हम लोगों ने सारी कर ली हैं, और बाकी मैं बहुत जल्द रिवीजन वीडियो लेके आने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं जैसे आप लोग अमेंडमेंट्स वीडियो को आपको पसंद आ रही हैं, आपको नॉलेज मिल रही है, वैसे ही रिविजन्स में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय।